मैं आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. ऑलराइट, तो गिव मी जस्ट वन मोमेंट। मैं ये एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर ये हाफ मोल कैसे आया? उसके कोफिशिएंट्स देखो ना। 9 ग्राम पानी डाला है हमने। 9 ग्राम मतलब कितना होता है? उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है, राइट? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. फिर ये 1 मोल कैसे हुआ? SO3। नहीं, 1 मोल थोड़ा ना है, आधा मोल ही तो लिखा है। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 80, और उसका आधा मोल Yes, sir. जो होगा मतलब 40 ग्राम होगा वो, है ना? ऑलराइट, ठीक है, तो ये एक कंसंट्रेशन टर्म है। अच्छा, अब यहां पर नोटिस करना, एक और ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? जस्ट गिव मी वन मोमेंट। एक मिनट यार। जस्ट अ मोमेंट। आप लोगों को एक और कंसंट्रेशन टर्म ध्यान में रखना पड़ेगा। थर्ड वन देखना है यहाँ पर, परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर सैंपल आई कैन से। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर इज प्राइमरीली, the important component is OCl2। COCl twice, ठीक है? In fact, not OCl twice, I should say Ca। दो तरीके से लिख सकता हूँ रादर इसको मैं, AOCL. Ca और CaOCl, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें कैसा रहता है आप नोटिस करोगे, इफ आई लुक इन डिटेल अबाउट इट, कैल्शियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। एक क्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। बट ये जो OCl माइनस आयन है, वो +1 में। ठीक है, इसमें, हाँ करेक्ट, इसमें ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो -2 में और क्लोरीन +1 स्टेट में रहेगा। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। ठीक है, नाउ अब होता क्या है दैट व्हेन दिस ब्लीचिंग पाउडर सैंपल, ठीक है,
इसको हम ऐसे एक डाइल्यूट एसिड के साथ में मिक्स करेंगे तो उससे क्लोरीन गैस लिबरेट होता है। ठीक है, CaOCl2 जो इसमें ब्लीचिंग पाउडर है, उसके अलावा और भी चीजें होंगी which we don't bother about right now, बट इस ब्लीचिंग पाउडर से Cl2 गैस लिबरेट होती है। नाउ ये जो टर्म है परसेंटेज अवेलेबल Cl2, ठीक है, अवेलेबल Cl2 क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, परसेंटेज अवेलेबल Cl2 वुड बी द मास ऑफ Cl2 liberated, ठीक है, बिकॉज दैट इज द chlorine which actually participates in the reaction and gets liberated. ठीक है, ये जो दूसरा वाला Cl माइनस आयन है, ये तो एज इट इज लाइक रहता है, इसका कुछ काम नहीं आता। समझ रहे हो? इसमें दो टाइप के क्लोराइड आयन्स है ना, लाइक दो टाइप के Cl आयन है शुड से। हाँ सर। एक -1 स्टेट में, एक +1 स्टेट वाला। तो जो +1 स्टेट वाला है वो एक्चुअली ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ठीक है, एंड वो क्लोरीन से जो Cl2 लिबरेट हो रहा है उसका मास कैलकुलेट करा जाता है अपॉन मास ऑफ द पाउडर सैंपल। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर सैंपल into 100%, that is the percentage available Cl2 in the bleaching powder। इस तरीके से रिपोर्ट करा जाता है। ठीक है, अदरवाइज कैसा है, मैं आपको अगर ये चीजें नहीं बताता ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, और मैं आपसे पूछता कि कैल्शियम क्लोराइड में कितना क्लोरीन है, तो आप कैसे आंसर करते हैं? परसेंटेज Cl इन CaOCl2, ये तो हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट का कितना परसेंटेज है वो हम निकाल देते हैं, राइट? कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एलिमेंट इन द मॉलिक्यूलर वेट, One total. टोटल मॉलिक्यूलर वेट One. इनटू 100%। आप ये आंसर रिपोर्ट कर दोगे, बट दिस इजंट व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, बिकॉज जो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन है, ठीक है, दैट इजंट काम का क्लोरीन पूरा का पूरा। ठीक है, द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्लोरीन इज द वन विच इज काम का। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट गेट्स लिबरेटेड or gets comes out in form of the Cl2 upon reaction with an acid, and that is then further used in whatever reaction that was required to do. सर ये OCl का माइनस चार्ज सर कैसे पता लगा होता है? नहीं तो ये आपको पता थोड़ी ना था पहले से। ठीक है, इसलिए मैंने चीज पहले से बताई आपको, बिकॉज बाय लुकिंग एट दिस, ठीक है, अगर मैं आपको गेस करने के लिए बोलता जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फॉर्मूला कि गेस करो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं कि सर कैल्शियम तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 स्टेट में रहता है। ऑक्सीजन अब टिपिकली तो -2 रहता है, बट आपने बताया है कि परऑक्साइड्स में या सुपर ऑक्साइड्स में इसका कुछ अलग अलग रहता है। और क्लोरीन भी सर ऐसे तो -1 लग रहा है, जनरली ऐसा रहना चाहिए, बट आफ्टर डूइंग दैट जनरल एनालिसिस, ठीक है, ओवरऑल सम 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स देयर इज समथिंग एल्स इन द स्ट्रक्चर, जो कि हमें जस्ट फॉर्मूला से नहीं पता पड़ेगा। बाय डूइंग सर्टेन अदर एनालिसिस वी फिगर इट आउट, एंड वी आर नॉट लुकिंग इनटू कैसे फिगर सर आउट। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये OCl माइनस आयन में माइनस चार्ज कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यू माइट, अगर आपको इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाना है तो
आप किस तरीके से बनाना चाहोगे इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड Cl-, इस तरीके से आप बनाना चाहोगे, या फिर अगर आपको लाइक इस तरीके से बनाना है कि डेटिव बॉन्ड बनाना चाहोगे तो डेटिव बॉन्ड बना दो। ये क्लोराइड का ऑक्टेट तो पूरा हो गया है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो ये इसके साथ में ऐसे शेयर कर लेगा, ठीक है। बट अगर आपको ट्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि OCl- के अंदर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसके लिए फिर आई वुड रेकमेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से आप इसका एनालिसिस करो, ठीक है। समझ में आया? हाँ, कोई कुछ यस कहना चाह सर। रहा था? ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स आर सम व्हिच आई वांटेड यू टू कीप विद योरसेल्फ, कि ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक क्विक टॉपिक कराना चाहूंगा विच इज ओनली एंड ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई एडवांस्ड, ठीक है। एंड बुकलेट में उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, बट मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करो या उस पर ज्यादा दिमाग लगाओ, ठीक है। देयर इज दिस टॉपिक ऑफ एसिड बेस डबल टाइट्रेशन विद, ठीक है। एंड एसिड बेस डबल टाइट्रेशन कैसा है ये आप यहाँ पे नोटिस करोगे। द एसिड पर्टिकुलर एग्जांपल ही है ये, एसिड इज HCl and the base used is Na2CO3, ठीक है। and this is something which is analyzed with phenolphthalein and methyl orange as indicator, ठीक है। अब डू यू रिमेम्बर सम डेज बैक जब मैं आपको इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तब मैंने बोला था कि आप एसिड एंड बेस जो कि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होता है उस पर भी इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, यस सर। करेक्ट। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि एसिड का एन फैक्टर, बेस का एन फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज नहीं होते इसमें, नो सर। राइट। तो कैसे हम लोग एसिड और बेस का एन फैक्टर रिपोर्ट करते थे इन अ रिएक्शन, सर एसिड के लिए जितने H+ आयंस वो दे रहा है एंड बेस के लिए जितने एक्सेप्ट कर रहा है पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। है ना, ठीक है। तो कीपिंग दोज कॉन्सेप्ट्स इन माइंड, ठीक है। अब ठीक है, सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके सामने क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, विद दिस नॉलेज, ठीक है। ध्यान से नोटिस करना दैट जब ये टाइट्रेशन होता है, ठीक है, मान लो आपके पास Na2CO3 का सोल्यूशन है, ठीक है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट, करेक्ट, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ वीक बेस सोल्यूशन। यू रिमेंबर व्हाई? बिकॉज Na+ इज स्पेक्टेटर, वो तो कुछ करता नहीं है, एंड व्हाट अबाउट CO3 2-, दिस इज कॉन्जुगेट वीक बेस ना, याद आया? यस सर। तो इसको हम वीक बेस सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। और फिर हम इसका टाइट्रेशन क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें HCl सोल्यूशन डाल रहे हैं इन अ ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान से समझना दैट दिस रिएक्शन और दिस टाइट्रेशन स्टार्ट्स टू हैपन विद फर्स्ट स्टेप, ठीक है। 2 स्टेप में हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप बीइंग HCl reacts with Na2CO3
or you can just simply put CO3 2 minus ion, वो भी चलेगा, and gives NaHCO3 plus NaCl. Okay, this is the first step that happens. Okay, when this gets over, first equivalence point is achieved. ठीक है, एंड जो कि बुक्स में या फिर बुकलेट में भी नॉलेज नहीं दी हुई है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, गिवन दैट K1 K2 ऑफ H2CO3, ठीक है, जो इनका K1 K2 का इंफॉर्मेशन होता है, इसका K1 10 की पावर -7 या 10 की पावर -11 के ऑर्डर का होता है. ठीक है, नाउ जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, C0 C and C, ये तो यूजलेस है NaCl. What is it that you are left in the solution with? NaHCO3. And this is which scenario pH calculation का? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. नहीं, पहली बात तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस नहीं है, ये सॉल्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड कार्बोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना. ठीक है, चलो, ओवर एंड अबव दैट, एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मुझे आंसर दे दोगे, बिकॉज इट इज रियली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. दिस इज एन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज. यस. ठीक है, तो जो इसका पीएच कैलकुलेशन आता है, एम्फीप्रोटिक का फॉर्मूला याद है? ऑफ कोर्स याद नहीं होगा. ठीक है, बहुत टाइम हो गया, आयनिक पढ़े हुए, रिवाइज नहीं करा होगा, एमटी में नहीं आ रहा है तो, बट चलो मैं याद दिला देता हूँ, जो कि सर एमटी में है. हाँ, क्या बोल रहे हो? सर एमटी में है. एमटी में है, बट आपका उसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं. स्टार्टिंग का पार्ट देख लेना बस, ज्यादा दिमाग मत लगाना बाकी उस पर अभी के लिए. ओके सर. सर रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा है ना इसलिए. हाँ हाँ, नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बैचेस में हुआ ही नहीं है, या जस्ट स्टार्ट ही हुआ है. ठीक है, एडवांस में तो मुझे यही पता है, मेंस और मेडिकल का मुझे आइडिया नहीं है. मेंस मेडिकल का आप एक बार पूछ लेना. एनीवेज, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2 वाला जो फॉर्मूला था वो यूज करते हैं, तो ये अराउंड 9 pH आता है. ठीक है, सो can you at least tell me that which indicator will be able to show color change over here out of phenolphthalein and methyl orange? अगर आपको रेंज याद है, phenolphthalein का रेंज होता था 8.3 से 10. ठीक है, तो phenolphthalein would show a color change. करेक्ट है कि नहीं? हाँ नहीं. अच्छा, अब इसके बाद भी अगर मुझे टाइट्रेशन कंटिन्यू करना है तो क्या होगा? देयर विल बी अ सेकंड स्टेप दैट विल हैपन. अब जो मैं और HCl डालूंगा वो इस NaHCO3 माइनस आयन को कंज्यूम करेगा, क्या बना देगा? H2CO3 एंड NaCl. ठीक है, राइट, अपॉन फर्दर. ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, बट अगर मान लो मैं और HCl डाले जा रहा हूँ,
upon further addition of HCl, the next step starts, right, which is NaHCO3 getting consumed by the further HCl that is added. Now, when this reaction gets over, तो second equivalence point आ जाएगा, है कि नहीं? When this reaction gets over, second equivalence point is achieved, correct? अब इसमें pH क्या हो जाएगा? Any guesswork? क्योंकि जब ये रिएक्शन खत्म होगा, all you will be left will be H2CO3 solution. Yes, sir. और H2CO3 क्या होता है? वीक एसिड, Yeah. है ना? तो जो pH रहेगा वो ऐसे 3 से 4 के आसपास रहता है. अगर आप इसका वो फॉर्मूला लगा दो H+ = √KAC, मुझे आपको डेटा देना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन का एंड वो सब, वो डेटा नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जस्ट डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, कि अराउंड दिस pH will be there at the second equivalence point. Now, what indicator comes handy over here? If you remember methyl orange, उसका रेंज अगर आपको याद है, आई थिंक 3.3 से 4.1 या 4.2 ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट कुछ ऐसा ही रेंज था. वुड बी अ सूटेबल इंडिकेटर, है कि नहीं? Yes, sir. Wonderful. Now, with all this knowledge, सर इसका pH कैसे निकाला? 3 to 4 आएगा. ये आप वीक एसिड सोल्यूशन बनेगा ना, बिकॉज वीक एसिड सोल्यूशन रहेगा H2CO3 का, ठीक है, और उसका ये फॉर्मूला याद है आपको, H+ = √Ka1 × C. अब डेटा नहीं दिया है मैंने, ठीक है, बट आप K1 देखोगे कैसा ही है, 10⁻⁻7, और कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0.1 थी, ठीक है, मान लो, तो ये 10⁻⁻8 का स्क्वायर रूट 10⁻⁻4, तो pH 4 आ गया. जस्ट ऐसे रफली बता दिया मैंने. नाउ विद दिस नॉलेज जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, अब मान लो, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, समथिंग ऑफ दिस नेचर, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, और थोड़ा सा डेटा अच्छा कर देता हूं इसका. $50 ml solution containing 1 gram each. नहीं, एडवांस के लिए ही है, मेंस के लिए नहीं है ये, ठीक है. 50 ml solution containing, अच्छा चलो ये थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा एक्चुअली. वेट, लेट मी टेक अ relatively easier question first. चलो मैं आपसे इजियर क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करता हूँ.
100 ml Na2CO3 solution है of concentration 0.1 मोलर, ठीक है, एंड इसमें मैं HCl सोल्यूशन डाल रहा हूँ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, ठीक है, एंड से phenolphthalein is the indicator. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है, ml में बताना, needs to be added for color change. ठीक है, कितना कम से कम वॉल्यूम, हाउ मच मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl needs to be added for phenolphthalein to show the color change. फिनोल्फ्थालीन कब कलर चेंज कर देता है? जैसा अपन ने ऊपर सीखा, अगर पहला स्टेप हो जाएगा तो फिनोल्फ्थालीन कलर चेंज शो कर देगा, हाँ सर, राइट। तो मैं अब इसको कैसे इंटरप्रेट करूंगा इस सॉल्यूशन को? ओनली फर्स्ट स्टेप अकर्स ठीक है, ओनली फर्स्ट स्टेप अकर्स। तो अगर मुझे मोल कंसेप्ट से मान लो आंसर देना है इस क्वेश्चन का, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरा रिएक्शन है NaHCO3 प्लस HCl is going to give you Na2CO3 is plus HCl is going to give you NaHCO3 plus NaCl, right? Moles of Na2CO3 upon 1 should be equal to moles of HCl upon 1, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, moles of Na2CO3 will be molarity into volume, 100 into 0.1 will be equal to वॉल्यूम इंटू 0.1, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा 100 ml, ठीक है। और अगर मुझे इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को आंसर करना होता तो मैं कैसा बोलता, यहाँ पर n फैक्टर ऑफ HCl would be equal to 1, n फैक्टर ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा? 1. Just 1. Why? Because only first step occurs, ठीक है। सर HCl का n फैक्टर 1 होता है। HCl का n फैक्टर 1 क्यों होगा? क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक H प्लस दे रहा है ना, ओके ओके। और Na2CO3 का n फैक्टर वैसे तो 2 हो सकता है क्योंकि ये 2 H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, बट यहाँ पर तो क्योंकि सिर्फ फर्स्ट स्टेप हो रहा है ना, ओनली फर्स्ट स्टेप अकर्स, हाँ एक ही एच कर रहे हैं, ठीक है, एंड कलर चेंज हैपेंस, राइट। तो यहाँ पर इसका n फैक्टर 1 ही रहेगा, तो आई कैन यूज इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट एंड आई कैन से इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 is equal to equivalence of HCl, right? 1 into 0.1 into 100 should be equal to 1 into
0.1 into V and then I get the answer that V is 100 ml. ठीक है सर कलर चेंज जब शो करेगा जब Na2CO3 कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम होके क्या बन जाएगा NaHCO3 राइट। यही तो अपन ने देखा ना, pH चेंज इक्विवेलेंस पॉइंट पर होता है ना, शार्प pH चेंज। मैं वो ग्राफ वगैरह बना के दिखाऊं क्या, वो जो ग्राफ वगैरह देखे थे हमने pH वाले। आई थॉट कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट हो जाएगा फिर। ये ऐसे इसमें फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट फिर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, अचानक से pH चेंज होता है इक्विवेलेंस पॉइंट पर, तब इंडिकेटर कलर चेंज शो करता है। ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम अगर पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। सर हाँ। सर इसमें फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप हमेशा होगा या फिर अगर हम लोग पहले एक्सेस देंगे या हम लोग फिर से ऐड करेंगे तभी होगा? हाँ हाँ, आपके डाउट को मैं अभी आंसर कर देता हूँ विद द सेकंड क्वेश्चन। Let's say the exact same thing is being asked to you, but instead of phenolphthalein as an indicator, say methyl orange as indicator. तो अब आप मुझे क्या आंसर दोगे? दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। बिल्कुल। तो कितना वॉल्यूम ऑफ HCl लगेगा टू ब्रिंग इन दैट कलर चेंज? ये सॉल्यूशन जो है मेरा, वो मैं कैसे अब लिखूंगा आप नोटिस करना। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है तो आप इसको थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए सोचो। अब क्या होगा, कलर चेंज कब दिखेगा? सेकंड स्टेप की जब बोथ स्टेप हो जाएंगे, राइट। बोथ स्टेप अकर्स देन ओनली कलर चेंज हैपेंस। ठीक है, हमारा इंडिकेटर ही ऐसा है। तो अब अगर मैं मोल कंसेप्ट से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि Na2CO3 plus 2HCl is going to give you H2CO3 plus 2NaCl। ठीक है, दोनों स्टेप हो गए ना ये, बोथ स्टेप्स। एंड देन आई कैन राइट, अब सेम मोल कंसेप्ट, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, राइट। तो कितना वॉल्यूम HCl का लगेगा? 200 ml। पहला स्टेप कराने के लिए 100 ml, 200 ml। स्टेप कराने के लिए और 100 ml, टोटल 200 ml है ना। और अगर यही चीज मैं इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से बोलूंगा तो अब मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहूंगा, n फैक्टर ऑफ Na2CO3 क्या लिखना चाहूंगा अब मैं? 2। 2 Why? बिल्कुल। कि दो Because हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा both step occur मतलब and color change happens, like Na2CO3 accepts 2H plus per molecule, right? तो अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे लिखोगे और देन कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट वॉल्यूम विल बी 200 ml। ठीक है, ये तो सब सर वो दो स्टेप हम लोग एक ही रिएक्शन में लिख सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि कंप्लीटली फॉरवर्ड जा रहे हैं ना।
सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, यहाँ से यस सर। ठीक है, नीचे ले आओ। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे, ठीक है, एक मिसलेनियस क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, किस तरीके का, कुछ इस तरीके का कि मान लो मेरे पास ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, इस सोल्यूशन के अंदर NaOH है, से A मोल्स, Na2CO3 है B मोल्स, एंड से NaHCO3 भी है C मोल्स, ठीक है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बेस, है कि नहीं, और इसको मैं अब HCl से टाइट्रेट कर रहा हूं, टाइट्रेटेड विथ HCl। नाउ मैं आपसे ये पूछ रहा हूं दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl would be required to do the titration to show the color change if, let's say, दो पार्ट में क्वेश्चन है, phenolphthalein is indicator और दूसरे पार्ट में है मिथाइल ऑरेंज इज इंडिकेटर। ठीक है, ये ए और बी कंफ्यूज मत करो, ऐसे दो पार्ट में कर दो। या फिर मैं इसको ऐसे XYZ बोल देता हूँ यार। अच्छा, इसमें आपके लिए हिंट है, ठीक है, हिंट क्या होता है, स्ट्रॉन्गर स्पीशीज reacts first। Implies HCl will first consume NaOH, then Na2CO3, first step, then Na2CO3 second step, or you can also say NaHCO3। इस तरीके से ये कंजम्पशन होता है अगर मैं HCl डालते जाता हूँ। However, अगर फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है तो कौन से स्टेप्स के बाद में आई विल हैव टू स्टॉप बिकॉज कलर चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टू के बाद NaOH as well as
Na2CO3. Na2CO3 का फर्स्ट स्टेप, करेक्ट? यस सर। तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर कैसा रहेगा? फिनोल्फ्थलीन shall show color change after NaOH is consumed and Na2CO3 first step occurs, right? So thus HCl required कितना हो गया? X plus Y, Plus Y. right? NaOH के X मोल्स और Na2CO3 का Y मोल, right? जितना मोल्स आप मोल एनालिसिस कर सकते हो या इक्विवेलेंट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट एनालिसिस करना होगा तो आप इसका n फैक्टर 1 बोलोगे और Na2CO3 का n फैक्टर भी 1 बोलोगे, है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, सर आपने x प्लस वाई लिखा क्योंकि मतलब हर कंपा मतलब पहले NaOH के लिए HCl x मोल ही लेगा फिर y मोल, ऐसे तो। हाँ, NaOH X मोल्स डाला तो NaOH हाँ कंज्यूम तो हुआ, x सॉरी मोल। HCl X मोल्स डाला NaOH कंज्यूम हो गया, राइट? हाँ फिनोल्फ्थलीन तभी कलर चेंज नहीं शो करेगा क्योंकि तभी भी बेसिक सोल्यूशन रहेगा ना, ओके। pH 10 से ज्यादा ही रहेगा कुछ ना कुछ वैल्यू Na2CO3 के हिसाब से। फिर जब आप Na2CO3 का पहला स्टेप कर दोगे, pH कम होकर लाइक 9 के अराउंड आ जाएगा या उससे और थोड़ा आगे नीचे चला जाएगा, तब फिर फिनोल्फ्थलीन कलर चेंज शो करेगा, ओके सर। है ना? अगर मान लो मैंने मिथाइल ऑरेंज डाला होता तो मिथाइल ऑरेंज शैल शो कलर चेंज व्हेन, जब सब कुछ सब कंज्यूम हो जाए, ठीक है, NaOH कंज्यूम हो जाए, राइट? Na2CO3 both steps, राइट? एंड जो हमने NaHCO3 भी डाला हुआ था ओरिजिनली, ये भी कंज्यूम हो जाए, राइट? तो फिर मेरा HCl कितना रिक्वायर्ड है? X प्लस 2Y प्लस Z, प्लस z या 2Y plus Z. क्योंकि NaOH का n फैक्टर तो 1 है और इसके मोल्स X थे। Na2CO3 का n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा हो जाएंगे और NaHCO3 का n फैक्टर 1. 1। ठीक है, तो ये मेरा HCl का रिक्वायर्ड अमाउंट होगा। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, आज से कुछ 3-4 साल पहले केमिस्ट्री ओलंपियाड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली देखा जाए तो इस क्वेश्चन का लेवल कुछ इस तरीके से है कि ये केमिस्ट्री ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है कि ओलंपियाड्स के क्वेश्चन कुछ सालों बाद चांसेस हो जाते हैं कि वो जेई एडवांस में पूछ लें। ठीक है, तो सिर्फ एडवांस के पर्सपेक्टिव से, नथिंग फ्रॉम मेंस, नॉट फ्रॉम नीट पर्सपेक्टिव। सर रीजनल लेवल से या नेशनल वाले ओलंपियाड से? नेशनल नेशनल। सर 2y मोल्स क्यों ऐड हुए हैं सेकंड स्टेप में, बी पार्ट में? Na2CO3 के दोनों स्टेप्स होंगे ना, एक स्टेप में Na2CO3 कंज्यूम होकर NaHCO3 बनाएगा और फिर जो NaHCO3 बना उसका सेकंड स्टेप कंजम्पशन भी होगा। सर Na2CO3 का सेकंड स्टेप और NaHCO3 सेम नहीं है? बट दोनों अलग अलग क्वांटिटी दी हुई है ना। मैंने एक तो NaHCO3 दिया है, स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है Z मोल्स, ठीक है, और फिर जब Na2CO3 का फर्स्ट स्टेप हो जाएगा तो उससे Y मोल्स प्रोड्यूस होगा ना। यस सर। ठीक है,
All right. ठीक है, having said this, now we are done with this chapter. एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं 10-15 मिनट का, एंड देन फिर मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स शुरू करा दूंगा, ठीक है? और डू यू वांट मी टू स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स इन द नेक्स्ट क्लास एंड यू वुड वांट टू क्लोज अर्ली ताकि आप लोग एमटी की तैयारी कर सको? यस सर, नेक्स्ट क्लास से शुरू करा दीजिए एंड इसका होमवर्क सेंड कर देना। हाँ सर, आपने होमवर्क लास्ट वीक नहीं दिया था सर कुछ। हाँ, होमवर्क इसमें देखो, अब मैं आपको बोलूंगा तो आप वैसे तो सब कुछ कर ही सकते हो, ठीक है, हाँ बट आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप जो सब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में एक सेक्शन है एडवांस सब्जेक्टिव, उसमें घुसो, क्योंकि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, आपका लाइक थोड़ा टाइम जाएगा बहुत। टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आई वुड रेकमेंड इज, ठीक है, इसमें होम असाइनमेंट 1 पूरा कर लो अटेम्प्ट, होम असाइनमेंट 2 वो पूरा कर लो अटेम्प्ट, ठीक है, एंड होम असाइनमेंट 3 पूरा कर लो, ठीक है। ये 3 होम असाइनमेंट तो डेफिनेटली कर लो। उसके बाद HA4 इज अ बिट चैलेंजिंग। जो होम असाइनमेंट 4 है उसमें स्टार्टिंग के जो 5-6 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े चैलेंजिंग है। तो अगर आपको चाहिए होम असाइनमेंट 4 को स्किप करके, व्हाट आई वुड रेकमेंड इज कि आप गेट इक्विप्ड वाले सेक्शन में आ जाओ, ठीक है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं फॉर यू टू प्रैक्टिस। सो गेट इक्विप्ड वाला जो सेक्शन है उसको आप पूरा अटेम्प्ट कर लो, कॉम्प्रिहेंशन और मैट्रिक्स मैच करते हुए, ठीक है, इतना आप करो, दैट शुड बी गुड इनफ फॉर यू टू गेट द कॉन्फिडेंस, ठीक है। नाउ ये तो मैंने जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से बताया है। नीट और मेंस के लिए आई वुड रादर रेकमेंड दैट नीट वाले तो जो नीट वाला बुक है, ठीक है, मेडिकल वाला, वो आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड आप नोटिस करोगे कि उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं प्राइमरीली वो अपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के पहले 3 या 4 लेक्चर के बेसिस पे हो जाएंगे, ठीक है। जो पहले 3 लेक्चर अपन ने पढ़े हैं उसके बेसिस पे आपकी मोस्ट ऑफ दैट बुकलेट शुड गेट डन, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो देयर वाज दिस जिप फाइल जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने लेवल 1 लेवल 2 वाले ऐसे क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के, ठीक है, बहुत पहले शेयर किया था, आई होप आप लोगों ने सेव करके रखा है। उसमें से आप जो पीडीएफ है रिडॉक्स रिएक्शन वाला एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट वाला, आई थिंक 2 पीडीएफ्स हैं, वो क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। दे वुड बी समथिंग एप्ट फॉर जेई मेंस एंड नीट लेवल प्रिपरेशन, ठीक है, समझ में आया? यस सर। सर मेडिकल सेकेंड ट्रैक में जो ग्रुप है ना, हम लोग कुछ जेई वाले भी है, तो उसमें भी आप होमवर्क अगर अगर कुछ और एक्स्ट्रा भेजना है तो वहाँ भेज दीजिएगा कहीं नहीं। नहीं नहीं, मैंने इसलिए बताया कि अभी आपके लिए क्या होमवर्क है, जो जेई एडवांस्ड वाले हैं उनके लिए क्या क्या होमवर्क बताया मैंने, HA1 HA2 HA3 ओके। एंड गेट इक्विप्ड, या Yes. ठीक। ठीक है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन HA4, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एडवांस सब्जेक्टिव, ठीक है। थोड़े जरूरत से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ओनली व्हेन यू आर डन विद HA1 HA2 HA3 एंड गेट इक्विप्ड, ठीक है, तब आप सोच सकते हो, अदरवाइज पहली प्रायोरिटी पे वो करो। ओके सर। सर ये कमिंग 2 वीक में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि लाइक ये वीक तो एमटी का प्रिपरेशन में चला जाएगा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं जब केमिकल काइनेटिक्स शुरू करवाऊंगा तो उसमें खास कुछ होमवर्क नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, आपके ओके। पास आराम से 2 से 3 हफ्ते हैं। ओके, तो आप थोड़ा एक उसके बाद एक डाउट क्लास भी ले लीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। हाँ हाँ, मैं इनफैक्ट इफ यू हैव टाइम, यू वांट टू आस्क सर्टेन डाउट्स राइट नाउ, तो आई कैन सॉल्व दोस डाउट्स, not just from this chapter, even from the previous chapters that you had. सर वो 2 क्वेश्चंस बता दो जो मैंने हाँ हाँ, पोस्ट किए। अरे राइट राइट राइट, मैं एक मिनट, तुमने ग्रुप पे भेजा था ना?
यस सर। एक हम्म ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, इसमें 2.52 ग्राम्स ऑफ रिडक्टेंट, ठीक है, इनफैक्ट 2.52 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 2.52 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये मोलैरिटी हो गई रिडक्टेंट की, इतने मोल्स हो जाएंगे ना पर लीटर, यस सर। एंड 25 ml उसका लिया है, तो 2.52 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ठीक है। एंड इसका एन फैक्टर का इंफॉर्मेशन कहां पर दिया हुआ है, 2 एटम्स अंडर, सर ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे आई फिर से बताओ। अरे 2 पॉइंट, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 2.52 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं तो ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स क्या हो जाएगा, मोल्स होता है ना, यस राइट। और 2 एटम्स अंडरगो अ चेंज बाय 1 यूनिट, तो एन फैक्टर इसका 2 आ गया, है कि नहीं। तो ये इक्विवेलेंट्स ऑफ रिडक्टेंट हो गए, राइट। शुड बी इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। MnO4। तो एन फैक्टर 5 रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 एंड वॉल्यूम 20 ml दिया हुआ है, राइट। निकाल लोगे आंसर। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि तुमने अटेम्प्ट लिया, इसलिए मैंने फास्ट सॉल्व कर दिया। समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब फिर ये वाला क्वेश्चन तुमने पूछा है, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू 1 मोल ऑफ HNO3। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। दिस इज वन। सर 3 नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एन फैक्टर का डेफिनेशन मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताए थे। एक डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Number of moles of electron given or taken out per mole of substance. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एक तो ये डेफिनेशन होता है एन फैक्टर का। और एक और डेफिनेशन क्या सिखाया था, नेट Change in चेंज oxidation इन state per ऑक्सीडेशन molecule. स्टेट ऑक्सीडेशन पर मॉलिक्यूल, राइट। तो अगर अब मुझे इन दोनों डेफिनेशंस को मैचअप करना है तो मेरा काम हो जाएगा ना, ये कौन सी ऐसी स्टेट में जाए +5 से, ठीक है, सच दैट एन फैक्टर 4 दिखे, कौन सी स्टेट में जाना चाहिए ये। सर एन फैक्टर तो 4 One. पहले मोल थे और बाद में 1 मोल हो गए, तो 3 नहीं 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 3 नहीं, मोल हुए ना आजा तुम मतलब। इंग्लिश तो पूरी पढ़ो। 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू 1 मोल ऑफ HNO3। 4 moles of electrons are transferred to 1 mole of HNO3। सर तो मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है ना बाबा, Reduce हो. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना। यस सर यस। तो ये +5 से कहाँ जाए कि एन फैक्टर 4 रहे, +1 होना चाहिए। अब आप ऑप्शंस चेक करोगे, यहाँ 0 है, यहाँ +4 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +1 है, तो आपका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरा एक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। बोलो बोलो।
सर वो एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज जो एमसीक्यू का उसमें क्वेश्चन 25 एक ग्राफ का है, रेशियो डेंसिटी वाला। बुकलेट में से हाँ, एम, इन द डिसोसिएशन ऑफ N2O4 into NO2 वाला question। हाँ हाँ हाँ, वो Correct. कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उसका लैंग्वेज नहीं समझ में आया। यस तो पहले तो अपन इस रिएक्शन को रीड कर लेते हैं। N2O4 is giving 2NO2, है ना? सर। करेक्ट। यस सर। अब मान लो इसके 1 मोल्स थे टू स्टार्ट विद, या और कितना आपको इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जा रहा है? x। तो इसका x मोल्स कंज्यूम हो जाएगा और इसका 2x मोल्स प्रोड्यूस हो जाएगा। हाँ। राइट। अगर चाहिए तो डिटेल मैनर में लिखना है तो जैसे अपन लिखते थे, reacted produced minus x plus 2x and then equilibrium पर 1 minus x 2x, है ना? यस सर। अब बोला जा रहा है that the start, right, that is the initial part, ठीक है, this had vapor density equal to capital D, and the end, or I should say the equilibrium, had vapor density how much? Small d, right? अब vapor density क्या होता है? molecular weight upon 2, right? And molecular weight क्या होता है? total mass upon total moles, या ठीक है? तो अगर मैं कैपिटल D अपॉन स्मॉल d करूं, ठीक है, मास तो कंजर्व्ड रहेगा, टोटल मोल्स, या चलो ठीक है आपको, हाँ ठीक है चलो ऐसे ही बता देता हूँ, राइट, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स रहेगा। हाँ Correct? सर। तो मैं ऐसे अगर यहाँ पे लिख दूँ, उसका रेशियो ले लूँ, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स इनिशियली अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स फाइनली, है ना? अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड क्या बच जाएगा? ये मोल्स ऊपर चले जाएंगे, टोटल मोल्स फाइनली अपॉन टोटल मोल्स इनिशियली। ओके। फाइनली कितने मोल्स आ गए? 1 plus x, like 1 minus x plus 2x, हाँ करेक्ट? हाँ इनिशियल मोल्स 1 थे, हाँ। तो कैसा आ रहा है? d by d is equal to 1 plus x। अब आपको लाइक प्लॉट करना है तो ये लाइक ऑप्शन ए से मैच कर गया ना, दिस इज लाइक बाय एक्सिस हाँ हाँ हाँ। एंड दिस ओके। इज, अच्छा। यस सर। ओके। ठीक है, बाय। ऑलराइट। एनी अदर क्वेश्चंस? सर FBD का क्वेश्चन नंबर 14 एक बार, किसमें? इसी में केमिकल इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम में। कौन सा? यस सर, FBO में? FBO का क्वेश्चन नंबर 14। FBO का क्वेश्चन नंबर 14, which of the following, ये वाला, which of the following reactions of यस सर, depends upon the units? तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, इफ आई लुक एट ए ऑप्शन, तो उसमें जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का या कांस्टेंट का एक्सप्रेशन रहेगा वो कैसा रहेगा? ठीक है, इट विल बी COCl2 अपॉन COCl2 raised to the power of their coefficients 1 1 1। यस सर, यूनिट आएगा ना, मोलैरिटी, मोलर यूनिट रहेगा या मोल पर यूनिट रहेगा? मोल पर लीटर।
तो ये ऑप्शन तो नहीं रहा, अच्छा हाँ सर, ठीक है ठीक है। नहीं सर ये ऑप्शन तो तो रहेगा। क्लियर, हाँ क्लियर ऑप्शन ही रहेगा सर, यही हाँ, ये करेक्ट है। तो आंसर है भाई। बाकी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट यस सर, हो वो मुझे जाएगा। कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, ठीक है सर। ठीक है, हाँ फटाफट फटाफट करना है तो डेल्टा एन जी से देख के आंसर कर सकते हो। राइट, करेक्ट रमेश। और बताओ। एनी अदर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन 84 उसमें मतलब मेरा एक स्लाइड डाउट है, आप थोड़ा एक बार देख लीजिए बस। एफबीओ का ही। एक मिनट। Which of the following equilibrium in closed, अच्छा consider following fixed temperature volume is halved. तो K तो depends only on temperature. हाँ केपी तो कांस्टेंट रहेगा, पर अल्फा का मतलब कैसे जज करेंगे अगर वॉल्यूम कुछ कम होगा तो? अरे तो आप ये देखो ना कि शिफ्ट फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड होगा यहाँ पर। ओ अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, समझ गया, हाँ बस हो गया, समझ गया समझ गया। हाँ अच्छा ठीक है। Any other question? सर इसमें अल्फा का एक बार बता दीजिए, कैसे पता चलेगा चेंज होगा या नहीं? आप अल्फा के बारे में सोचना है तो आप शिफ्ट देखोगे ना, ठीक है। अगर मान लो शिफ्ट फॉरवर्ड हो गया तो अल्फा बढ़ जाएगा, अगर शिफ्ट बैकवर्ड हो गया तो अल्फा कम हो जाएगा, है ना। अब आप देखो इसमें, सर या तो आप मैथमेटिकली देखो डेल्टा एन जी, या फिर जो मैंने आपको सब्जेक्टिवली बताया आप वैसे देखो, दोनों में से कोई सा भी तरीका देख सकते हो। वॉल्यूम हाफ कर दिया मतलब प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने पर किस तरफ जाता है, लेसर मोल्स की तरफ। लेसर मोल्स किधर है, बैकवर्ड, तो अल्फा कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको मैथमेटिकली जाना है, ऐसे जाना है तो आप ऐसे जा सकते हो कि डेल्टा एन जी यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है मतलब क्यू पी which will be equal to qx into p total raised to the power of delta ng, ठीक है। इसमें p total कैसा रहेगा, न्यूमरेटर में, राइट। सो इफ वॉल्यूम is decreased, that is pressure increased, implies qp becomes more than kp, implies shift backward। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। यस सर। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं नहीं, ऑर्गेनिक वगैरह के मुझे नहीं आते हैं यार, ये जीओसी वीओसी वाले क्वेश्चन सर सब, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ दिस एंड दैट, SH OH NH2 CH3, इनके कॉन्जुगेट्स देखो ना, इनके कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी से देखो, या फिर सर वो SH और OH में डाउट था। SH OH में तो ये तो आई थिंक मतलब अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करूं H2O और HS के बीच में, तो H2S ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू H2O। तो अगर मैंने एक H हटा के कुछ सेम ही ग्रुप लगा दिया तो स्टिल मेरे हिसाब से तो आंसर शायद यही होना चाहिए कि SH। यस सर, SH दे रखा था। वो कौन फिर सा, ऐसे ही SO3H भी ज्यादा एसिडिक है COH से, ये भी ऐसा ही है कुछ? कौन सा SO3H COH से ज्यादा एसिडिक है। SO3H? हाँ
पहली बात तो H2SO3 होता है या H2SO4 होता है, मतलब SO3H तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, मतलब एक कंपाउंड था तो उसमें था, फिर मतलब ये सोल्यूशन नहीं आ रहा तो सोल्यूशन देखा कि लिखा हुआ है SO3H इज मोर एसिडिक देन COOH, ऐसा कुछ आंसर था इसलिए कुछ। मतलब या तो आप शायद ऐसे बोल रहे हो कि जो सल्फोनिक एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती है। हाँ शायद यही मीनिंग कुछ था, हाँ मैं वही पूछ रहा था। अच्छा, अब देखो मुझे इतने याद नहीं है यार, मतलब मेरे को ऑर्गेनिक पढ़े और पढ़ाए हुए सालों हो चुके हैं, तो अभी मेरा फोकस फिजिकल का ही रह गया है। ऑर्गेनिक मेरा ऐसा हो गया है कि भूल चुका हूँ मैं, ओके सर। इतना याद नहीं है मुझे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? चलो, क्वेश्चन नंबर 24। इसी में FBO में यस सर। 24 तो इसको आप कैसे अप्रोच करोगे? सर ये वाला ना 12 में जो सोल्यूशन चैप्टर है उसके बेस पे शायद हो रहा था। नहीं 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 नहीं, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस चैप्टर को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब ये तो मैं मोल कंसेप्ट से भी कर सकता हूँ। अच्छा ओके। 50% डायमर फॉर्मेशन है, राइट? तो मान लो C6H5COH जो है इसका डायमर बन रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट में इसका 1 मोल होगा और एंड में कितना हो जाएगा? अगर 50% जा रहा है ये तो 0.5 कंज्यूम हो जाएगा हाफ मोल हो जाएगा। और ये 0.25 प्रोड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। अब इसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, दैट दिस इज द एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। दिस इज द, यू कैन से नॉर्मल और theoretical molecular weight which is 122, right? Because सिर्फ यही है ना, एसिटिक एसिड ही है, नहीं सॉरी बेंजोइक एसिड ही है ना? यस। और यस। अब नॉर्मेलिटी क्यों आई? क्योंकि ये ऐसे डिसोसिएट हो गया। तो इस मिक्सचर का जो रहेगा दैट विल बी योर अब नॉर्मल और यू कैन से एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब किसी भी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, राइट? या फिर आपने शायद ये फॉर्मूला करा होगा N1M1 प्लस N2M2 यस सर। अपॉन N1 प्लस N2, तो वो भी लगा सकते हो, राइट? इसका आधा मोल है और मॉलिक्यूलर वेट 122 है, इसका 1/4 मोल यस सर, क्लियर। और मॉलिक्यूलर वेट 244 है, और ये टोटल मोल्स हो गए। तो इससे आप आंसर बता देना, है ना? ठीक है सर, क्लियर। ठीक है, ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? बताओ बताओ, अदरवाइज क्लोज करूं फिर मैं? यस सर। सर अब तो कोई नहीं है। ठीक है, चलो देन ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट वीक केमिकल थैंक यू सर। स्टार्ट करेंगे।
एंड सर वो उसमें अगर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ नोट करना हो तो आप सेंड कर देना, जैसे आप फर्स्ट लेक्चर में नॉर्मली जो रिटर्न लिखा होता है उसमें से ही सब समझाते हो ना आप, तो वो आप, हाँ तो वो आप सेंड कर देना, पहले से नोट करके रख लेंगे। केमिकल हाँ। काइनेटिक्स का ना, केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली स्टार्टिंग से कैलकुलेशन हो जाएगी, ज़्यादा थ्योरी नहीं है केमिकल काइनेटिक्स में। फिर तो ठीक है सर। भेज दूंगा, ठीक है, चलो ऑल राइट देन, थैंक यू Okay. गाइस।